समर शेष है, शपथ धर्म की लाना है वह काल, भुगते दंड सभी अपराधी कितने भी हों माला माल। नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम और बात करेंगे आज भारत की जुडिशियल सिस्टम की। ये वो जुडिशियल सिस्टम है जो दुनिया में इकलौता है, न केवल कॉलेजियम की वजह से बस बल्कि इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसकी जो कार्यप्रणाली है, उसकी वजह से भी भारत का न्याय व्यवस्था जो है वो दुनिया में इकलौती है। ये एकमात्र व्यवस्था बन चुकी है जो केवल और केवल अपराधियों, भ्रष्टाचारियों या फिर देश के खिलाफ साजिश करने वालों को बचाने का काम करती है। दुनिया के किसी भी अन्य देश में ऐसा नहीं देखने को मिलता है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 1973 का जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, उसमें एक कंसेप्ट डाला गया था। वो कंसेप्ट था बेल का कंसेप्ट। आप में से बहुत से लोग जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है या फिर भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास पढ़ा है, उन्हें पता होगा कि आजादी से पहले भारत में बेल जैसी कोई चीज कभी देखने को नहीं मिलती थी। यानी कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी होते थे, या तो उनको सजा मिलती थी या फिर वो छूटते थे या उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। ये जो बेल का कंसेप्ट है, ये यूरोप से आया है। इसमें बेल का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति जो अपराध में जेल गया है, अपराध में पकड़ा गया है, वो धन के रूप में अपनी जमानत देता है और ये कहता है कि मैं, आप जब बुलाओगे, इंक्वायरी करोगे, आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा, अन्यथा मेरा धन आप कब्जे में कर लेना। पहले क्या होता था, पहले ब्रिटिशर्स के जमाने में या तो डिले होकर जेल में डाल दिया जाता था या फिर फैसला देके फांसी दे दी जाती थी। उसके बाद 1973 में जब ये कानून बना, और उससे पहले कई लॉ कमीशंस की ये रिपोर्ट आई थी कि जेलों में नाहक ही बहुत से लोग पड़े हुए हैं जिनके जो मुकदमे हैं उनके फैसले अभी नहीं हो पाए हैं। और चूंकि भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है एक सिद्धांत को अपनाता है, और वो सिद्धांत ये है कि जब तक कोर्ट से किसी व्यक्ति को दोषी न मान लिया जाए, सिद्ध न कर दिया जाए, तब तक उसे दोषी के तौर पर सजा नहीं दी जानी चाहिए, यानी कि उसे निर्दोष माना जाना चाहिए। अब देखने में तो ये जो सिद्धांत है बहुत अच्छा लगता है। आप कहेंगे कि ये तो अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन इसका वास्तविक फायदा किन लोगों को मिलता है वो आप अगर समझेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ पैसे वाले और दबंग लोगों को बचाने के लिए ही भारत के संविधान के दो अनुच्छेदों, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 का फायदा उठाकर इस्तेमाल किया जाता है। आप अगर भारत की जेलों में देखेंगे तो करीब 2/3 से ज्यादा वो लोग हैं जो अंडर ट्रायल हैं, और ये कई दशकों से भी वहां पर पड़े हुए हैं। वजह क्या है कि इनके पास जमानत देने के लिए पैसे नहीं है, जमानत की राशि को सिक्योर करने की इनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, या फिर वकील को देने के लिए फीस भी नहीं है। यानी जिन लोगों के नाम पर ये कानून देश में लाया गया या इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया गया, उन्हीं लोगों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। फायदा किसको मिल रहा है? फायदा मिलता है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वड्रा, लालू प्रसाद यादव, या फिर ए राजा, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह टाइप के लोगों को, क्योंकि उनके पास भ्रष्टाचार से कमाया हुआ मोटा धन होता है, या फिर उन प्रॉपर्टी वाले, पैसे वाले हत्यारों को या अपराधियों को जो पहले से ही पैसा जमा कर लेते हैं और जो भी जमानत की राशि मांगी जाती है उसको वो सिक्योर करा देते हैं। तो फिर ये कानून ही सबसे बड़ी आड़ है देश में अपराधियों को बचाने के लिए। ज्यादातर अपराधी जमानत का ही फायदा उठाकर कितना भी जघन्य से जघन्य अपराध करते हैं और बाद में वो छुट्टे घूमते हैं, क्योंकि जब भी ये मामले जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट में जाता है, वहां से जमानत रद्द हो जाती है तो हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट में संभावना होती है कि जमानत आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट्स के अंदर ज्यादातर जो रसूखदार या पहुंच वाले, जुगाड़ वाले वकील होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जमानत का ही काम करते हैं, और इसी काम से वो 5 से लेकर 50 लाख रुपए तक महीने का भी कमाते हैं।
हाई कोर्ट में जब जमानत रद्द हो जाती है, वहां किसी तरह से अगर जमानत नहीं मिलती है सरकार की तरफ से या पुलिस के वकील की तरफ से, उसके खिलाफ दलीलें दी जाती है, तो फिर मामला आता है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में मामला लाने की ताकत भारत के किसी भी आम नागरिक में नहीं है। ये मामले उन्हीं लोगों के आते हैं जो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, बहुत बड़े भ्रष्टाचार में जो लिप्त पाए गए हैं, या फिर बहुत ज्यादा संपत्ति के स्वामी होते हुए उन्होंने कोई जघन्य अपराध किया है। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील होते हैं, जो जमानत दिलाने का काम करते हैं, या फिर उसे आप धंधा भी कह सकते हैं, उनकी कमाई करोड़ के आसपास भी हो सकती है, क्योंकि एक एक जमानत के मामले में मोटा पैसा क्लाइंट से ये वसूलते हुए नजर आते हैं, जिसमें से बहुत सारा पैसा तो आप कह सकते हैं बेनामी संपत्ति के रूप में लिया जाता है, प्रॉपर्टी के रूप में लिया जाता है, बुलियंस के रूप में लिया जाता है, और उसका कुछ पैसे का कुछ हिस्सा फीस के तौर पर जरूर दिखाया जाता है। अगर भारत के सबसे बड़े कहे जाने वाले या सबसे कमाऊ कहे जाने वाले वकीलों की बात की जाए, तो उनकी सबसे बड़ी कमाई इसी जमानत के धंधे से ही आती है। वकीलों के लिए कमाई के दो ही रास्ते हैं, या तो वो क्रिमिनल केस में जमानत करा के या उसकी पैरवी करके पैसा कमाते हैं, या फिर कॉर्पोरेट से पैसे कमाते हैं। कॉर्पोरेट के मामले में भी अगर किसी बड़ी कंपनी का कोई सीईओ, कोई अधिकारी किसी मामले में फंसा हुआ है, तो उसको जमानत दिलाकर भी मोटी रकम वसूली जाती है। और अब इसके बारे में ये दबी जुबान से सब स्वीकार कर रहे हैं कि ये जो जमानत का खेल है वो अकेले वकीलों के द्वारा नहीं होता है, बल्कि जज भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। जजों को भी उस पैसे का जो फीस के तौर पर या जो अंडर टेबल दिया जाता है वकीलों को, उसका एक मोटा हिस्सा जजों को जाता है। और यही वजह है कि पिछली होली के दिन यशवंत वर्मा नाम के दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के घर पर करोड़ों रुपए की नोटों की गड्डियां जलाए जाने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद मामला खुल गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कॉलेजियम ने इसको दबाने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर यशवंत वर्मा पर कार्रवाई होगी, उसकी जांच होगी, तो दूसरे जजों तक भी ये आंच पहुंचेगी। तो ये सारा मामला दबाने की कोशिश की गई। हालांकि जांच हुई, खूब हो हल्ला हुआ, और अभी तक उस यशवंत वर्मा के खिलाफ न तो एफआईआर हुई है, न उसको हटाया गया है, बल्कि संसद में उसके खिलाफ एक महाभियोग की कार्रवाई जरूर चल रही है। ये जो बेल का एक कंसेप्ट है, जो भारतीय संदर्भ में कहीं दिखाई नहीं देता है, ये विदेशों से आयात किया हुआ संदर्भ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो निर्णय होते थे, या तो सजा मिलती थी या व्यक्ति को निर्दोष माना जाता था, बीच का कोई रास्ता नहीं था। अब इसकी वजह से जो कोर्ट होते हैं, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, वो मामलों के निर्णय करने की बजाय उन्हें लटकाने में ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जितनी जल्दी मामला अगर निपटा दिया जाएगा, तो फिर ये बेल वाला जो कारोबार है, बेल वाला जो धंधा है, ये बंद हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति बेल तभी मांगेगा जब उसका मामला या तो किसी अदालत में पेंडिंग होगा या फिर उसकी जांच चल रही होगी। अगर मामले की सुनवाई मान लीजिए कि 90 दिन में हो जाती है, 60 दिन में हो जाती है, जैसा कि कुछ जो रेप जैसे मामले होते हैं उसमें कानून बनाया गया है, तो फिर जमानत लेने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि व्यक्ति को सजा होगी, वो अपील करेगा, अपील खारिज होगी या फिर अपील स्वीकार होगी, और उस स्थिति में या तो वो जेल में होगा या फिर वो बरी हो जाएगा। तो इसलिए ये जो पूरा का पूरा खेल चलता है, इसमें वकील भी शामिल हैं, इसमें जज भी शामिल हैं, और जो क्लर्क, पेशकार, अर्दली वगैरह सब होते हैं, वो भी इसमें अच्छी खासी कमाई करते हैं। लेकिन इससे जो नुकसान उठाना पड़ता है, वो देश की गरीब जनता को उठाना पड़ता है, आम आदमी को उठाना पड़ता है। क्योंकि आप एक दूसरे तरीके से देखिए कि अगर कोई भी मामला जितना लंबा खिंचेगा, उसकी वजह से जो दोषी होगा, जो अपराधी होगा, जो आरोपी होगा, उसको तो फायदा मिलेगा, लेकिन जो पीड़ित है उसका अल्टीमेटली नुकसान ही होगा। किसी भी मामले को ले लीजिए, चाहे सिविल का मामला हो, चाहे क्रिमिनल मामला हो, जितना मामला लंबा खिंचेगा, उससे सबसे ज्यादा नुकसान बेगुनाह को होगा अगर उसे गुनाहगार बनाकर फंसाया गया है तो, और दूसरा नुकसान उन पीड़ितों को होगा जिनको उस अपराध की वजह से
कष्ट उठाना पड़ा है, क्योंकि वो उस मामले में उलझे रहेंगे, न तो उन्हें मुक्ति मिलेगी न संतुष्टि मिलेगी। तो ये जो सारा खेल चल रहा है, ये दुनिया के किसी और देश में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ज्यादातर देशों में जो लोग होते हैं उनके अंदर एक सिविक सेंस होता है, एक राष्ट्र प्रेम की भावना होती है, राष्ट्र के प्रति उनके दायित्व की भावना होती है। वो चोरी चकारी बेईमानी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर देशों में राष्ट्रद्रोह को सबसे बड़ा गुनाह समझा जाता है और उसके लिए किसी भी तरीके की माफी नहीं होती। लेकिन हमारे देश में उल्टा होता है। हमारे देश में आतंकवादियों को भी संरक्षण दिया जाता है, राष्ट्रद्रोहियों को भी संरक्षण दिया जाता है और देश के खिलाफ आर्थिक अपराध करने वालों को भी संरक्षण दिया जाता है। जबकि कोई व्यक्ति हत्या करता है तो वो केवल एक व्यक्ति या एक परिवार को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन अगर वो आर्थिक अपराध करता है तो उससे आप सोचिए कि कितने लोगों को नुकसान होता है। अगर पुल बनाने वाली कंपनी भ्रष्टाचार करेगी, उसकी जांच करने वाले इंजीनियर भ्रष्टाचार करेगा, तो कितने लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। उसी तरीके से अन्य डिपार्टमेंट में भी यही है। लेकिन उसके बावजूद हमारे देश की जो अदालतें हैं वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का हवाला देकर, 21 जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की जाती है, और आपने आजकल सुना होगा जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो जगह जगह ये कहते घूमते हैं कि हमने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्थापित किया है, हमने व्यक्तिगत गरिमा को स्थापित किया है, संविधान को हमने सर्वोपरि रखा है। और इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि बेल इज राइट एंड जेल इज एक्सेप्शन, जबकि कानून में ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बेल का कंसेप्ट हुआ है, इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ जो पैसे वाले हैं, जो न्याय को खरीद सकते हैं, जो वकीलों को खरीद सकते हैं, उनके लिए फायदा है। और जब लॉ कॉलेजेस बड़े बड़े होते हैं उनमें एक चीज सिखाई जाती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो जज है उसको कंफ्यूज करना है, केस आपकी झोली में आ गिरेगा। तो जो आम आदमी होता है, जो पीड़ित होता है, वो कंफ्यूज करने की बजाय वो तथ्यों को बताएगा, और जो पैसे वाला अपराधी है, जो भ्रष्टाचारी है, जो बेईमान है, जो देशद्रोही है, जो आतंकवादी है, वो मामले को उलझाने की कोशिश करेगा। और इस वजह से मामलों में जमानत मिल जाती है और फिर ठंडे बस्ते में केसेस को डाल दिया जाता है। लालू प्रसाद यादव का मामला सबके सामने है। ये 90 के दशक में चारा चोरी के आरोप इन पर लगे, उसकी जांच हुई, बाद में इन्हें जेल भी हुई, लेकिन फिर से वो जमानत लेकर अपनी पूरी जिंदगी ऐश से गुजार चुके हैं। वही स्थिति राहुल गांधी, सोनिया गांधी की है। 2011 में हेराल्ड केस आया और उसके बाद ये जमानत पर चल रहे हैं। 13-14 साल बीत चुके हैं, लेकिन उस मामले में कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि कोर्ट क्या करता है, एक बार जमानत दे दी तो फिर उसे कोई चिंता नहीं है, बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है, केसेस पड़े हुए हैं, पेंडेंसी पड़े हुई है। सबसे ज्यादा जो जल्दबाजी कोर्ट के अंदर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ जमानत के मामलों में ही की जाती है, और इसके लिए आड़ ली जाती है भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि नागरिक स्वतंत्रता की मौलिक अधिकारों की। यानी आप ये देखिए कि नागरिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों को ढाल बनाकर अपराधियों को संरक्षण देने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारत की अदालतें कर रही हैं, और खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर रहे हैं। ये लोग अगर उन्हें जमानत देने की बजाय उन एजेंसियों को कहें कि आप जल्दी से जल्दी मामले निपटाइए और जल्दी से जल्दी इन लोगों को सजा दीजिए, लेकिन वह तर्क क्या दिए जाते हैं कि आप इतने लंबे समय तक किसी भी व्यक्ति को जेल में नहीं रख सकते, मामला लंबा चलेगा, कोर्ट की कार्रवाई लंबी चलेगी, इसलिए हम इस व्यक्ति को जमानत दे रहे हैं। और अब तो ये रेप के मामलों में, पॉक्सो के मामलों में भी होता हुआ दिख रहा है कि जो जघन्य अपराध किया हुआ व्यक्ति है, जघन्य अपराधों के लिए जेल में है, उसको भी आसानी से छोड़ा जा रहा है, जबकि पूरी संभावना है कि ऐसा व्यक्ति बाहर आकर जो पीड़िता होगी, जो पीड़ित परिवार होगा, उसको धमकाएगा। और ऐसे केसेस भी सामने आ रहे हैं कि जमानत मिलने के बाद जो बलात्कारी होते हैं वो पीड़िता की हत्या कर देते हैं, उस पर तेजाब फेंक देते हैं, उसके घर वालों के खिलाफ गोलीबारी कर देते हैं। तमाम तरीके से उन लोगों से बदला लेने की कोशिश की जाती है, और अगर उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो भारत की अदालतें ही हैं।
यही वजह है कि हम बार बार कहते हैं कि इस देश के कॉलेजियम सिस्टम को बदलने की जरूरत है। जब कॉलेजियम सिस्टम बदल जाएगा, जिसकी वजह से जो अक्षम जज हैं, जो सेटिंग वाले जज हैं, जो सिफारिश वाले जज हैं, वो नहीं आएंगे, तो जो अच्छे जज होंगे कम से कम वो न्याय करते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद इस सिस्टम में जो दूसरी खामियां हैं उनको भी बदलने की जरूरत है, क्योंकि जुडिशियल रिफॉर्म्स इस देश की सबसे बड़ी मांग भी होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से न केवल देश का विकास रुकता है बल्कि आम जनता को भी बहुत परेशानी होती है। और सरकार के जो 3 कर्तव्य बताए गए हैं उनमें से पहले 2 कर्तव्य इस जुडिशियल करप्शन की वजह से या जुडिशियल सिस्टम की नाकामी की वजह से काम ही नहीं कर पाते, यानी कि दुर्जनस्य दंडम सुजनस्य पूजा। अपराधियों को दंड नहीं मिल पाता है और अच्छे और सभ्य नागरिकों को संरक्षण नहीं मिल पाता है। इस सब के लिए जो जिम्मेदार है वो भारत की न्यायपालिका है और इसे बदले जाने की जरूरत है। आप सबका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय दीजिए, शब्दों की मर्यादा बनाए रखते हुए। जय हिंद, जय भारत।